बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मुशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं शहजाद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल हम अपने हर प्रोग्राम में अभी कोशिश कर रहे हैं कि कोविड-19 के हवाले से बात करें, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है हर रोज़ ये बताना कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। और सूरत हाल हर रोज़ के साथ, हर आने वाले दिन के साथ मज़ीद तशवीशनाक होती जा रही है, क्योंकि केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 2 दिन से हम 5000 से ज़ायद केसेस देख रहे हैं 24 घंटे के दौरान। जो गुज़श्ता 24 घंटे गुजरे हैं उसमें 5312 केसेस हैं, जबकि 105 अमवात जो हैं वो मुल्क भर में हो चुकी हैं। ये इस वक्त जो सिचुएशन है ये किस तरफ जा रही है, कितनी अलार्मिंग है, वैक्सीनेशन की क्या सूरत हाल है, और जो गवर्नमेंट के SOPs हैं वो किस हद तक फॉलो किए जा रहे हैं, लोग कितने संजीदा हैं और लोग जो मामला है उसकी संगीनी और संजीदगी को किस हद तक समझ रहे हैं, आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी टास्क फोर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको हम इसलिए ज़हमत देते हैं कि जाहिर है जो सूरत हाल है उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने आता है आपकी सूरत में। डॉक्टर साहब, एक तो जो हम देख रहे हैं कि 5000 से ज़ायद केसेस और 100 से ज़ायद अमवात इस वक्त सामने आ रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। क्या ये जो इस वक्त सिचुएशन है उसकी जो संजीदगी है उसको देखते हुए जो इकदामात हैं और जो एहतियात है, क्या उसमें भी उतनी ही संजीदगी आपको लगता है कि है, नजर आ रही है? बात यह है कि इस वक्त बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है ये, क्योंकि ये जो वायरस की जो स्ट्रेन है ये काफी म्यूटेट होकर और ये बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही है और ये पूरे खित्ते में अफेक्ट कर रही है। हिंदुस्तान में देखें तो 1 लाख से ज्यादा केसेस रोजाना हो रहे हैं और 800 से 1000 अमवात रोजाना हो रही हैं। ब्राजील में 4000 अमवात रोजाना हो रही हैं। तो बहुत सारे ममालिक के अंदर इस वक्त बहुत से ममालिक में तो वैक्सीन मौजूद है और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी तेजी से चल रहा है, जिसमें इटली और फ्रांस भी शामिल हैं। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल वर्ल्ड वाइड है, जिसमें पाकिस्तान भी अब मुब्तला होता जा रहा है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला करें तो फिर भी सूरत हाल बहुत बेहतर है दूसरे ममालिक के मुकाबले में। लेकिन ये अब जो ये है सूरत ये कहीं ज्यादा परेशान कुन है। पिछले साल जून जुलाई में जो सिचुएशन थी उसके मुकाबले में अब जो है उससे नंबर भी बढ़ चुके हैं और अमवात भी ज्यादा हो रही हैं और फैलाव भी तेजी से हो रहा है और कोई इलाज नहीं है। वैक्सीन आते आते और लगते लगते 12 महीने से 18 महीने गुजरेंगे इससे पहले कि 70-80% आबादी आपकी वैक्सीनेट हो जाए। कोई इसके लिए कोई दवाई मुहैया नहीं है। तो इस वजह से सिवाय SOP को फॉलो करने के लिए और लॉकडाउन करने के लिए। वैक्सीन की आपने बात की है, अगर आप वजाहत कर दें तो गवर्नमेंट की तरफ से ईद के बाद ये कहा गया कि तमाम जो शहरी हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो की जाएगी, इसका ऐलान किया गया। इससे क्या मुराद है? और ये जो प्रोसेस है ये ज़ाहिर है मरहलावार होगा, तो लोग अगर ये समझ रहे हैं कि बस अब वैक्सीन ईद के बाद आ जाएगी और हमें लग जाएगी, जरा इसकी वजाहत कर दें, उसमें क्लियर कर दें जरा इसको। मेरे ख्याल से तो वैक्सीन इस तादाद में आना कि हुकूमत मुफ्त में लगाती जाए, जो कि लगा रहे हैं हुकूमत की तरफ से जो वैक्सीन है मुफ्त में लग रही हैं, उसमें काफी टाइम लगेगा। इस साल के आखिर तक मेरे ख्याल से अगले साल के मार्च अप्रैल तक शायद आपकी 70 या 80% आबादी वैक्सीनेट हो सके। हाँ, जो प्राइवेट सेक्टर से के जरिए जो इम्पोर्ट हो रही है वैक्सीन, जो कमर्शियली अवेलेबल हैं, उनकी तादाद क्वांटिटी शायद ज्यादा आ जाए, लेकिन वो जो लोग लगवाएंगे उनकी तादाद फिर भी महदूद रहेगी। कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि 8-8 हज़ार रुपए या 12-12 हज़ार रुपए एक उस पर खर्च करें। गरीब आदमी तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस वजह से आप वैक्सीन पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको SOP के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा या लॉकडाउन स्ट्रेटेजी के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे लिए। डॉक्टर साहब, आपने पिछले हमारे शो में कहा था कि तकरीबन 8 से 10 साल का अर्सा लगता है एक मुस्तनद वैक्सीन को आने में और उसके तमाम उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह उसको देखने में, और कुछ ख़बरें भी आई कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स अमेरिका से, आपने यकीनन उसको फॉलो किया होगा, तो लोगों में एक उभाम भी है। लोग ये कहते हैं कि अभी जो वैक्सीन है तो शायद ये भी वो क्लिनिकल ट्रायल में ही थी कि मार्केट में आ गई है, तो वो लोग लगवाने में बहुत हिचकिचाहट का शिकार भी है। एक अक्सरियत है जो लगवाना नहीं चाहती, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? बात यह है कि एस्ट्राजेनेका के बारे में ये आया था कि उससे थोड़े ब्लड क्लॉट्स पैदा हो रहे हैं और कुछ अमवात हुई हैं बड़ी उम्र के लोगों में भी और नौजवान लोगों में भी, लेकिन बहुत कम है इसकी तादाद। और पाकिस्तान में तो इस वक्त एस्ट्राजेनेका नहीं बल्कि जो चाइनीज वैक्सीन हैं, सिनोफार्म और कैंसिनो बायो,
और अब जो कमर्शियली आई है स्पुतनिक वो लगाई जा रही है, उसके बारे में इस तरह की कोई इत्तलात नहीं है कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स की। तो बिल्कुल इस तरह की अफवाहों पे हमें नहीं जाना चाहिए। ये आप जिंदगी और मौत का सवाल है। आपको अगर वैक्सीन मिल रही है और रजिस्टर करके आपका नंबर आ गया है तो जरूर आप लगवाएं, क्योंकि जो आपको जो उससे सेफ्टी मिलती है वो कहीं ज्यादा है उसके मुकाबले में जो रिस्क आप समझते हैं कि है। और ये क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, 30-30, 50-50 हजार लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं एक एक मुल्क में। तो इस वजह से ये सेफ वैक्सीन हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में आई हैं, इनको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। सही। अच्छा, इसमें कुछ कंसर्न्स ये भी हैं डॉक्टर साहब, आपने खुद भी कहा कि कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं कि ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, तो जो ऑलरेडी अगर दिल के मरीज हैं या उनको कुछ इस किस्म की बीमारियां हैं जिसमें खून पतला करने की दवाएं लेनी पड़ती हैं उनको, तो क्या उनके लिए कोई इसके लिए खास इंस्ट्रक्शंस हैं इस वैक्सीन को लेने के लिए? ये अपने डॉक्टर के मशवरे से लोगों को लगाना चाहिए। अगर कोई बीमारियां हैं जो बहुत एक्यूट एलर्जीज हैं जिनको, उनको जरा एहतियात करनी होती है और वो अपने डॉक्टर के मशवरे से लगाएं, वरना बाकी जो ज्यादातर केसेस हैं उनमें कोई रुकावट नहीं है। प्रेग्नेंट मदर्स जो हैं उनको भी नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। और आप 18 या 16 साल के बच्चों से, उम्र से कम के बच्चों को भी नहीं लगा सकते क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुए हैं। बाकी लोगों पर लगाने में कोई मुज़ायका नहीं है, बल्कि रिकमेंड किया जा रहा है कि अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप जरूर लगाएं क्योंकि इससे बचाव हो जाता है। 80% के अंदर तो 100 बिल्कुल बचाव हो जाता है कि आपको माइल्ड सिम्टम्स भी नहीं आते, और बाकी 20% में अगर कोरोना होता भी है तो वो सीरियस शिद्दत बीमारी की नहीं आती और अमवात नहीं होती इसकी वजह से। तो आपको से एक बहुत बड़ी सेफ्टी नेट मिल जाता है, तो जरूर लगवाना चाहिए। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्योंकि चंद रोज बाद रमज़ान शुरू हो जाएगा और मसाजिद में रश भी यकीनन देखने में मिलेगा, तो इसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? किस किस्म के सख्त इकदाम किए जा सकते हैं? कि क्या ऐसे बुजुर्ग लोगों को इजाज़त दी जाए कि जो वैक्सीनेटेड हों, और मतलब पुलिस डिप्लॉय की जाए, क्योंकि मसाजिद की जितनी तादाद है उतनी तादाद में तो आप सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते कि लोगों को मॉनिटर करें, चेक करें। लोगों को चाहिए कि खुद देखें कि मसाजिद में एसओपी फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एसओपी फॉलो का मतलब यह है कि वहां पे वुजू नहीं होना चाहिए, आप घर से वुजू लेके जाएं। वहां पे कारपेट्स नहीं होनी चाहिए, आप अपनी जानमाज खुद लेके जाएं। और अगर 6 फुट का डिस्टेंस रखा हुआ है तो आप नमाज पढ़ें, वरना आप वापस आ जाएं मस्जिद से और घर में नमाज पढ़ें। क्योंकि आप अगर किसी की जान को खतरा आपकी वजह से है या आपकी जान को खतरा किसी और की वजह से है, तो उसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है किसी मजहब में भी कि आप अपनी जान का खतरा मोल लें। तो जिन मसाजिद में एसओपी सख्ती से फॉलो हो रहे हैं उन मसाजिद में जरूर आप जाके नमाज पढ़ें, और जहां आप देखेंगे रश हो रहा है और लोग बराबर बराबर खड़े हुए हैं, एसओपी फॉलो नहीं हो रहे, तो आप बिल्कुल अपनी जिंदगी को खतरे में न डालें और घर आके नमाज पढ़ें। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि रमज़ान के हवाले से एसओपीज़ जो है वो जारी किए गए हैं। बड़े सख्त एसओपीज़ हैं मसाजिद में इबादत के हवाले से भी। आई होप कि लोग उनको फॉलो करें, लेकिन थोड़ी सख्ती जो है वो ज़ाहिर है हुकूमत को भी करनी पड़ेगी, इंतज़ामिया को भी। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो है वो सफ़र के हवाले से। आप जानते हैं कि ईद से पहले लोग जो हैं वो अपने घरों को जाते हैं, तो ये भी हमें पहले से ही इसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई ना कोई इकदाम उठाने होंगे। अगर इस मरतबा लोगों की जानों को बचाया जाए, ईद जो है वो वहीं पे मना ली जाए जहाँ पे जो है, अगर वो घरों को नहीं जाएंगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो खासी अलार्मिंग है। तो क्या डॉक्टर साहब इस पे भी कोई गौर खास हो रहा है? इसको आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते कि आप लोगों को मजबूर करें। आप एडवाइस जरूर कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि आप जो जिस बसों में या जो ट्रेन में सफर करें उनके अंदर जितने मुसाफिर की कैपेसिटी है उसको आधी कर दें, ताकि वहां पे रश ना हो अंदर और लोग दूर दूर एसओपीज को फॉलो करके बैठे। ये तो आप कर सकते हैं और ये करना भी चाहिए। हवाई जहाजों में भी इसी तरह सख्ती से एक सीट खाली रखनी चाहिए, एक सीट पे बैठे हो ताकि 1/3 जहाज खाली रहे। इस तरह मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में रुकावट कर सकते हैं, लेकिन हुक्म किसी को नहीं दे सकती हुकूमत के आप, और क्योंकि उस पर अमल दरामद करना नामुमकिन होगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पे भी एक बात मुझे ये बताएं कि इस वक्त क्योंकि हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा लोड है, सरकारी अस्पताल जो है तमाम पेशेंट्स को केटर नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली जो लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं या जो बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन एक रात के वेंट का खर्चा जो है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। आपके ख्याल में, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि ये एक वॉर है और हम इस जंग को लड़ना है, दूसरी तरफ अगर जो लोग इससे पैसा कमा रहे हैं
सो उसके लिए आप क्या समझते हैं कि हमें रेगुलेशन टाइट करने हैं, क्योंकि खुद से एहसास तो हमें होता नजर नहीं आ रहा? जी बिल्कुल, हमें चाहिए कि हम पूरी तरीके से ये टाइटन करेंगे। एक तो वैक्सीन जो हैं उनकी ओवर प्राइसिंग ना हो। जो कमर्शियली अवेलेबल वैक्सीन है हिंदुस्तान में, इसकी प्राइसेस जो हैं वो 400-500 रुपए हैं, और ये 2 यूरो में यूरोप में बिक रही हैं ये वैक्सीन, यानी कि 300, 400, 500 रुपए के रेंज में। पाकिस्तान में 8,000 से 12,000 रुपए की बात हो रही है। तो इस तरह का जो प्रॉफिटियरिंग का जो है कि नाजायज मुनाफा, उसको रोकना चाहिए, चाहे वो वैक्सीन के दाम में हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स के अंदर हो, कि वो जो है कि एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट कमाने की कोशिश हो रही है। इस वक्त जो है हम सब पूरे कौम को एक होकर और इस जंग में लड़ना है और एक दूसरे का साथ देना है, न कि इससे हम मुनाफा कमाने की कोशिश करें और दूसरे लोगों की एडवांटेज लें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने ट्रैवलिंग की भी बात की। हम जो यूके में इस वक्त देख रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने रेड लिस्ट में डालने की बात की है पाकिस्तान को, और 10 से गालिबन कल से जो है वो आगाज भी हो जाएगा इस पाबंदी का। डॉक्टर साहब, ये क्या साइंसी बुनियादों पे आपको लग रहा है ये जस्टिफाइड है, या ये भी सियासी बुनियादों पर ये फैसला उठाया गया क्योंकि इस पर एहतजाज हो रहा है? भारत को नहीं डाला गया रेड लिस्ट में, पाकिस्तान को शामिल कर दिया गया दीगर ममालिक के साथ। जी, अगर आप देखें लिस्ट ममालिक की, तो पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत बेहतर है बहुत सारे ममालिक से जिनको नहीं डाला गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये एक सियासी खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। और इसमें हो सकता है हिंदुस्तान का भी हाथ हो कि वो वहां पे बरतानिया के जो मेंबर्स ऑफ असेंबली हैं उनसे मिलकर और ये उन्होंने ये वाला कानून लेकर आए हैं। तो पाकिस्तान को प्रोटेस्ट करना चाहिए इस बारे में, और पाकिस्तान को भी बरतानिया की तरफ से जो सिटीजन आ रहे हैं उनको भी रेड लिस्ट में डाल देना चाहिए, ताकि बरतानिया के जो लोग आए यहाँ पर वो भी यहाँ पे होटल में रहें। तो हमें भी रेसिप्रोकल मेजर्स लेने चाहिए। जो भी ममालिक इस तरह कर रहे हैं उन ममालिक के साथ हमें भी यही सलूक करना चाहिए। लेकिन हमने तो कुछ दिन पहले पाबंदी उठा दी बरतानिया पे से, और आपने सही पॉइंट आउट किया कि जो ये नया स्ट्रेन आया ये ब्राज़ील या साउथ अफ्रीका से और बरतानिया से होता हुआ पाकिस्तान आया, और हमने देखा कि बरतानिया से जो लोग आए उन्होंने बड़ी ही लापरवाही का मुजाहरा भी किया, और वहाँ के मीडिया ने रिपोर्ट भी किया कि लोग यहाँ पे आते हैं, शादियाँ अटेंड करते हैं, तो ऐसा इंप्रेशन गया कि पाकिस्तान आके लोग बहुत ज़्यादा केयर फ्री हो जाते हैं। सो इनफैक्ट वो तो अब ब्रिटिश सिटीजन ही हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। हमें एक्चुअली रेड लिस्ट में बरतानिया को काफी पहले डाल देना चाहिए था। जैसे ही ये सदर्न इंग्लैंड में फैलना शुरू हुआ था स्ट्रेन, तो उस वक्त हमें एक्ट करना चाहिए था, लेकिन जब नहीं किया तो कम से कम अब कर लें कि हम बिल्कुल रेड लिस्ट पे बरतानिया को डालें और यहाँ पे पाबंदी रखें जब तक कि बरतानिया की सिचुएशन बेहतर नहीं हो जाती। लेकिन डॉक्टर साहब, वो जो कर रहे हैं फिर हम भी यही करें तो नुकसान तो सरासर लोगों का है। कुछ की फैमिलीज वहाँ हैं, कुछ की यहाँ हैं, कुछ वहाँ फंसे हुए हैं, कुछ यहाँ फंसे हुए हैं। तो जो जिनको नहीं है कोविड, मतलब कुछ ऐसे भी तो इकदाम किए जा सकते थे ना कि SOPs ऐसे होते कि जिस चेक किया जाता और यहाँ के लोग वहाँ जा सकते, वहाँ के यहाँ आ सकते। सो इस हवाले से कोई कोशिश जो है, क्योंकि बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस ने तो आवाज उठाई है, पाकिस्तान इस हवाले से क्या करेगा? मसला ये है कि अगर बरतानिया से आ रहे हैं लोग और ये वायरस लेके आ रहे हैं, जो कि हुआ है और यहाँ फैला है, तो अब देखिए कितना उससे अमवात हो रही है उसकी वजह से, और कितने लोग मुतासिर हो गए हैं। आपके यहाँ कितने केसेस रोजाना 5,000 केसेस आ रहे हैं और आपके पास 100 अमवात हो रही है। किस वजह से हो रही है? ज्यादातर वही हुआ है क्या, वही बरतानिया से जो लोग आए हैं उस वक्त आपने अगर रेड लिस्ट पे डाला होता। और मसला ये है कि आप पाबंदी लगा भी दें तो बहुत सी दफा जो टेस्ट होता है उसमें नेगेटिव आता है, लेकिन सिम्टम्स एक्चुअली कोरोना होता है। कोई 30% केसेस में जो PCR टेस्ट है वो नेगेटिव आता है। तो लोग जो है फिर भी आते रहेंगे जब तक कि आप क्वारंटाइन नहीं करेंगे और 10-15 रोज तक, और देखेंगे नहीं कि वाकई ये कोरोना इसमें है तो नहीं। जब तक इसका कोई टेस्ट नहीं है किसी तरीके से आप ये नहीं चेक कर सकते कि ये इन्फेक्टेड है या नहीं, क्योंकि सिम्टम्स नहीं होते। और PCR टेस्ट भी बहुत सी दफा नेगेटिव आते हैं। इस वजह कोई टेस्ट नहीं चेक करने के लिए कि ये आदमी इन्फेक्टेड आ रहा है या इन्फेक्टेड नहीं है। डॉक्टर साहब, इस बात की जरा प्लीज मजीद वजाहत कर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो इस वक्त लोग फेस कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये जो अगर आप टेस्ट भी कराते हैं तो ये वाला जो वेरिएंट है ये नहीं आता, पॉजिटिव नहीं आता, सामने नहीं आता, डायग्नोज नहीं हो पा रहा। तो इसके ऊपर जरा बता दीजिए कि क्या करें वो लोग जिनको सिम्टम्स हैं, उनको फिर क्या वही मेडिकेशन कर लेनी चाहिए बगैर टेस्ट कराए, टेस्ट ना कराएं वो, और जो वो है बीमारी का इलाज है या जो भी अद्वियात है कोरोना की वो शुरू कर दें?
बात यह है कि कोरोना की कोई अद्वियात नहीं है, कुछ शुरू नहीं कर सकते कि कोई अद्वियात है ही नहीं कोरोना की। उनको चाहिए कि वो मॉनिटरिंग करें कि उनका ऑक्सीजन लेवल क्या है, अगर वो अपने अंदर चेक करें कि इसका वायरस, क्योंकि अगर आप पहले टेस्ट में 2-3 दफा टेस्ट कराएंगे तो फिर चांसेस हैं कि वो पकड़ा जाता है, सही। क्योंकि 70-80% केसेस में ये पॉजिटिव आता है, 20 से 25-30% में फॉल्स नेगेटिव आता है, जिसका मतलब है कि आपके पास पॉजिटिव होता है हाँ। लेकिन नेगेटिव आ रहा है, तो गलत नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है। तो इसीलिए बहुत से ममालिक में 2 टेस्ट कराते हैं, जैसे हमारे क्रिकेटर्स बाहर गए तो एक टेस्ट नहीं बल्कि 2 दफा अलग अलग टेस्ट कराए गए। तो इस तरह 2 दफा टेस्ट कराएं और फिर अगर सिम्टम्स पैदा हो तो फिर उसके बाद फिर आप अपने आप को आइसोलेट करें, क्वारंटाइन करें, क्योंकि इसके इलाज के लिए अगर शदीद बीमारी है तो आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, अगर माइल्ड है, ज्यादा शिद्दत नहीं है, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर और फिर जो डॉक्टर कहे उसका एहतियात करें। तो इसकी और ऑक्सीजन लेवल खासतौर पे मॉनिटर करना जरूरी है, जो कि आप उंगली पे लगा लेते हैं 1 मीटर तो फौरन पता चल जाता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल जो है अगर 95% लेवल से ड्रॉप हो तो फिर आप खतरा हो जाता है फिर आपको। तो इस वजह से कोशिश करें कि 95 और 99 के या 100 के दरमियान रहे, तो यू आर रीजनेबली सेफ देन। ठीक, डॉक्टर साहब आपने बताया आपका इंस्टीट्यूट है जो इस पे रिसर्च करता है और इसकी जो डिफरेंट म्यूटेशंस हो रही हैं उसको भी आप जो है मॉनिटर करते हैं कोविड-19 के वायरस की। तो एक तो ये बताएं कि जब फर्स्ट और सेकंड वेव पाकिस्तान में आई तो पाकिस्तान में कोई उतना स्प्रेड नहीं हुआ ख़तरनाक हद तक जितना नेबरिंग कंट्रीज़ में था, हालांकि हमारा कोई बहुत मतलब उनके मुकाबले में बहुत अच्छा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर या सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत हद तक बचे रहे। और अब ये जो स्पाइक है इसकी क्या वजह आप देखते हैं अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव को आप कंपेयर करें? जी, उसकी वजह ये है कि ये जो इदारा है ये जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च है, मेरे वालिद के नाम से ही मैंने बनाया है कराची यूनिवर्सिटी में अपनी कुछ पर्सनल सेविंग से, और रोजाना हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसका पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर देखकर रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है और 130 म्यूटेशंस हम देख चुके हैं कि इसमें तब्दीलियां किस तरह आ रही हैं इसमें। तो ये जो है वजह ये हुई है कि पहली वेव जब आई तो आपने शुरू में सख्ती से लॉकडाउन कर लिया था और शुरू में कंट्रोल कर लिया। तो ये जो है वायरस ही एक आग की तरह होता है, एक आग अगर आप शुरू में कंट्रोल कर लें किसी जंगल में तो फिर आसानी से आपको फैलने से रोक सकते हैं। तो आपने जबकि बरतानिया, अमेरिका, बहुत सारे ममालिक ने इसको केयर फ्री लिया और उस तरह लॉकडाउन नहीं किया जिस तरह पाकिस्तान में किया, हिंदुस्तान ने भी इस तरह लॉकडाउन नहीं किया। तो उसकी वजह से ये पूरा एक साथ कंट्रोल हो गया। और उसके बाद क्योंकि आपके पास कोई 70% लोग ऐसे हैं जो 30 साल से कम उम्र के हैं, तो उसमें इसकी वजह से यंग पॉपुलेशन क्योंकि ज्यादा है तो इस वजह से ये ज्यादातर अटैक कर रहा था बड़ी उम्र के लोगों को, तो इस वजह से ज्यादा नहीं फैला। लेकिन अब जो ये म्यूटेशन आई है जो B117 कहलाती है, जिसमें जो ये फुटबॉल की तरह होता है छोटी सी और उसमें छोटी छोटी घुंडियां लगी होती हैं, वो स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं जिसके जरिए ये खलियों के अंदर कुछ रिसेप्टर्स हैं उनमें दाखिल होता है, फिर खलिए के अंदर घुसकर मल्टीप्लाई करने लगता है। तो ये जो है वहां पे म्यूटेशंस आ गई हैं जिसकी वजह से ये इंसानी जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा आसानी से दाखिल हो रहा है और इस वजह से फिर ये ज्यादा फैल भी रहा है। तो जो SOPs फिर आपको बहुत सख्त करनी पड़ेंगी क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। एक दफा आपके जिस्म में आ जाए तो आप थोड़ा बहुत कुछ प्रिकॉशन कुछ ले सकते हैं, लेकिन कोई रियल ट्रीटमेंट नहीं है। वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करती है, इसका इलाज नहीं है वैक्सीन। वैक्सीन प्रोटेक्टिव है ताकि आपको हमला ना करे, अगर हमला हो गया है तो आपके पास कोई खास इलाज नहीं है। थोड़ी बहुत दवाइयां हैं जो किसी हद तक काम करती हैं, लेकिन इट्स नॉट अ क्योर। जो इस वक्त दवाइयां अवेलेबल हैं, तो साइटोकाइन स्टॉर्म जो एक तूफान पैदा होता है आपके जिस्म के अंदर उसको रोकती हैं और इस तरह की चीजें करती हैं जिससे सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाती है, लेकिन आप क्योर नहीं होते इससे। तो इसलिए सबसे अहम जो चीज है इस वक्त आज वो है एहतियात, एहतियात और एहतियात। डॉक्टर साहब आपने भी कहा और हम शुरू से ये सुन रहे हैं कि कोविड की ऐसा कोई दवा नहीं है इसकी अपनी, लेकिन जो सिम्टम्स हैं उनकी शायद अद्वियात जो दी जाती हैं। ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स जो टेलीविजन पे भी आते हैं, पेयर होते हैं और बात करते हैं इस हवाले से, अब जाहिर है उन्हीं से हम रब्ता करते हैं, वो बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन देते हैं अद्वियात की, उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं, उसमें कुछ दीगर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है आपका उसके हवाले से कुछ सिरप्स हैं। तो क्या वो एंटीबायोटिक और वो चीज़ें वो लोग ले रहे हैं और उससे उनको फर्क भी पड़ रहा है, तो क्या वो ठीक है जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं? जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि काफी इस पे तहकीक हुई है और बहुत सारे ऐसे अद्वियात जो ऑलरेडी दूसरी बीमारियों के लिए हैं वो पाए गए हैं कि वो एक हद तक फायदा देते हैं। अच्छा। तो उनको जो डॉक्टर दे रहे हैं वो जरूर इस्तेमाल करने चाहिए।
लेकिन उससे आपके सिम्टम में कुछ थोड़ी कमी आएगी, लेकिन आप कम क्योर नहीं होंगे उससे बिल्कुल। आपको एक हद तक फायदा होगा उससे, लेकिन अभी तक कोई क्योर इसका अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। इस पे बहुत रिसर्च हो रही है, रोजाना हजारों पेपर्स आ रहे हैं, रोजाना बहुत तहकीक हो रही है। उम्मीद है कि कोई ना कोई चीज ऐसी डिस्कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। बड़ी तफसील से डॉक्टर साहब ने तमाम जो पहलू हैं हमने कोशिश की है कि उनका हम अहाता कर सकें और उसके ऊपर डिटेल से जो है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। लेकिन ये जो अद्वियात के हवाले से मैंने दोबारा से उनसे वजाहत चाहिए, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे लोगों को जिनको हुआ मेरे मिलने वालों में, तो मैंने डॉक्टर्स जो हमारे पास भी ज़ाहिर है चैनल्स पे आते हैं और बताते हैं, उनसे पूछा, वो पूरी एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं जिसमें एंटीबायोटिक भी है, जिसमें दीगर सिरप्स भी हैं, जिसमें आपकी एलर्जी रिलेटेड जो अद्वियात होती हैं वो भी हैं। सो ये अच्छा है कि ये क्लियर हो गया कि आप वो ले सकते हैं मेडिसिन, उनका कम से कम नुकसान कोई नहीं है। जी ले सकते हैं बिल्कुल। और मेरे ख्याल में डॉक्टर्स की कोशिश यही होती है कि आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक रहे, हाँ। उसके साथ कोई और कॉम्प्लिकेशन है तो उसका वो इलाज जारी रखते रहें, और उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी जो है मुख्तलिफ अद्वियात के जरिए अगर वो कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लें। लेकिन एक अहम बात जो डॉक्टर साहब भी कर रहे थे वो ये कि जो सीरियसनेस और जो डिसिप्लिन हमने फर्स्ट वेव में देखा पाकिस्तान में और हम अपने शहरों में, और खुद भी हमें एक एहसास था शायद नई चीज थी तो खौफ ज्यादा था, वो बाद में नजर नहीं आया। वैसे अब दोबारा बढ़ रहा है, क्योंकि बढ़ रहा है, जो लेकिन सिचुएशन है मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो एहसास जिम्मेदारी जो मैंने ऑब्जर्व किया था उस फर्स्ट वेव में वो आपको नजर नहीं आता। और शायद यही वजह है कि ये एक तो नया स्ट्रेन है, इसकी जो म्यूटेशन उसकी हो गई है, और ये बड़े आसानी से जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे लोग आदी भी हो जाते हैं शायद हालात के, उनको लगता है कि अब ये तो चलेगा, ये तो है, सो अब इसके साथ फिर इसी तरह से रहना है, which is wrong। और उसकी वजह से आप देखें ना कि एक साल के गैप के बाद अब दोबारा हम उस स्टेज पे पहुंच गए जहाँ के हम रोजाना 5-5 हज़ार केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं, एंड which is really really alarming। सो इसका सिर्फ और सिर्फ जो हम बार बार बात करते हैं, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एहतियात एहतियात और एहतियात आपको अपने लिए और अपनों के लिए करनी है, और तभी हम इस वबा से बच सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बड़ी खुश आइंद और बड़ी उम्मीद अफ़ज़ा गुफ्तगू की, जिसमें ख़ास तौर पे जो मुल्की कर्ज़े हैं उनकी अदायगी के हवाले से उन्होंने बात की। और उन्होंने ये बताया कि मौजूदा हुकूमत ने 35,000 अरब रुपए के जो कर्ज हैं वो वापस किए गुज़श्ता 2.5 साल के दौरान, जबकि इससे पहले जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसके 2.5 साल में जो ये रकम थी जो कर्ज अदायगी की वो 20,000 अरब रुपए थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 15,000 अरब रुपए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों और स्कूलों पर लगाते तो मुल्क बदल सकता था। आज हम मुल्की मईशत पर जो इस वक्त कर्ज है, जो कर्ज का बोझ है, वो किस तरह से उतार सकते हैं, इसके लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं और जो इकदाम किए जाने चाहिए, उस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम में। और इसमें शहजाद, एक तो बड़ी ये अच्छी बात है, इसके कुछ जवाब भी आए हैं, सियासी तौर पर जवाब जो दिए गए हैं, लेकिन बहरहाल ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर सलमान शाह साहब, इस वक्त एडवाइज़र जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं इकोनॉमिक अफेयर्स एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। शाह साहब, एक तो ये जो कर्जों की अदायगी के हवाले से खान साहब ने बात की है और उस पर कुछ जवाब भी जो है वो गुज़श्ता हुकूमत के कुछ लोगों की तरफ से जो है वो आया, PMLN के लोगों की तरफ से। उन्होंने कहा कि जी जो पैसा लगा है, अगर कर्जों का भी पैसा था तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, रोज़गार मिला लोगों को। लेकिन अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें फिर नज़र आनी चाहिए थी ग्राउंड पे। ग्राउंड रियलिटीज़ तो कुछ और हैं डॉक्टर साहब।
जी, पहली बात तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमें इतने बिलियन देने पड़े हैं जी कर्जों की अदायगी में और डेट सर्विसिंग में, जी। वो शो करता है कि हमारे पे जो कर्जों का बोझ है वो कितना बढ़ चुका है। और यही जो है इसी को हम कहते हैं डेट ट्रैप, यानी कि इतना कर्जों का बोझ बढ़ जाता है कि उसके बाद कर्जों पे जो सूद देना होता है वो भी आपको कर्ज लेके आप सूद देते हैं। और जाहिर है कि जब आपने सारा पैसा आपका सूद पे जाएगा तो वो पैसा डेवलपमेंट पे नहीं जाएगा। और यही हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि हमने 2006 में एक कानून बनाया था कि पाकिस्तान में जो कर्जों का बोझ होगा वो जीडीपी के 60% से ज्यादा हम कर्जे नहीं लेंगे, और अगर कोई हुकूमत इस 60% से ऊपर जाएगी तो उसको पार्लियामेंट से इजाजत लेनी पड़ेगी। अब 2007 में जो कर्जे थे आपके, वो पूरी जो जीडीपी था उसका सिर्फ 54% थे। सही। तो 2008 से लेके 2018 तक ये कानून फिर तोड़ा गया, और अब ये है कि ये तकरीबन 87% तक पहुंच चुका है कर्जों का बोझ। और बैरून मुल्क कर्जे जो पाकिस्तान पे हैं वो तकरीबन 100 अरब से ऊपर पहुंच चुके हैं। और इतना बड़ा जब होता है आपके ऊपर कर्जों का बोझ, तो उसको फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ ये डेट क्राइसिस भी बनता है, और उसकी वजह से ही तो हम आईएमएफ प्रोग्राम में फंसे हुए हैं। अब आईएमएफ प्रोग्राम आपको देता है, एक कुशन देता है कि आप अपने इकोनॉमी को दुरुस्त कर लें। 3 साल का वो प्रोग्राम होता है जिसमें वो आपको एडिशनल कर्जे देते हैं, लेकिन उसमें फिर ये उम्मीद है कि आपकी इकोनॉमी दोबारा ग्रो करनी शुरू कर देगी और वो फिर कर्जों का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, ये जो वज़ीर आज़म ने एक फ़िगर कोट की है, ये आपके बैरूने ममालिक से जो आप कर्ज़े या इंस्टीट्यूशन से कर्ज़े लेते हैं वो, और जो डोमेस्टिक आपका डेट है वो मिला के ये उन्होंने बात की है? जी जी, ये टोटल जो कर्जे हैं जो डेट सर्विसिंग दी जा रही है, यानी कि 35 अरब रुपए के जो ये बात हो रही है, यहाँ 3,500 अरब के ये कर्जों की बात है। ये वो अमाउंट्स हैं जो अब आपको देनी पड़ रही हैं कि सर्विस करें आप अपने डेट को। और जैसे जैसे अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो जैसे मैंने कहा कि 2008 में कर्जों का बोझ तो हमारा सिर्फ 54% था। तो जो भी हुकूमतें आई 2008 से 2018 तक, उन्होंने बेदर्दी से कर्जे लिए और इस कानून की खिलाफ वर्जी की, और पार्लियामेंट में जाके इजाजत भी नहीं दी इसकी कि वो कर्जे ज्यादा ले सकते हैं 60% से। तो आई थिंक वो हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। और अब हमें जो चाहिए वो ये है कि हम जितनी भी रिफॉर्म्स कर सकें, क्योंकि अब एक किस्म की स्टेबलाइजेशन हो चुकी है, अब हमें ग्रोथ की तरफ जाना है। और उसका मतलब है कि हमें इन्वेस्टमेंट को फरोग देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आए, बाहर से भी आए, हमारे अपने लोग इन्वेस्ट करें, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी इन्वेस्ट करें। तो जीडीपी जब बड़ा होना शुरू होगा तो उसके मुकाबले में फिर कर्जे नीचे जाने शुरू हो जाएंगे। और यही मकसद है, अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का, यही मकसद है कि आपने आईटी के ऊपर बेशुमार काम हो रहा है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, आईटी पार्क्स बन रहे हैं, वहाँ इसलिए ये काम हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट आए और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ में चली जाए। सही। शाह साहब, रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से बड़ी जो अच्छी बातें सामने आ रही हैं और बहुत सारे अकाउंट्स भी खोले गए, खासा उसमें जो रकम है वो भी आ रही है डॉलर्स की सूरत में। आप समझते हैं कि वो उसकी वजह से कुछ आसानी हो सकती है, कुछ तेज़ी आ सकती है कर्ज़ों की अदायगी में? देखिए, उसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट खासी बढ़ सकती है।
और आई थिंक उस लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी इनको इस सिस्टम को इस्तेमाल करें। और इन अ वे हमने सारे पाकिस्तानी जो आ रहे हैं इसमें वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का हिस्सा बनते जा। सही। और जैसे जैसे ये यहाँ पे इस अकाउंट के ज़रिए अपना पैसा भी रखेंगे, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। इसके ज़रिए वो हाउसिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम बन गया है ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए कि वो पाकिस्तान में अपने मुल्क में यहाँ पे इन्वेस्ट करें। और जितनी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उतनी हमारी ग्रोथ होगी। अब हमारा फेज है इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ का, और ये जो रोशन पाकिस्तान अकाउंट है ये एक बहुत ही अच्छा अकाउंट है और डिजिटलाइज है, आसान है। और जिस तरह से इसमें प्रोग्रेस हो रही है, आई थिंक ये अगले चंद माह में तकरीबन 80 से 90% ओवरसीज पाकिस्तानी इस अकाउंट को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, वो जब होगा तो हमारे पास फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी बेशुमार होगी, क्योंकि इसके जरिए इन्वेस्टमेंट बेशुमार होगी। ठीक। डॉक्टर साहब, अगर वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस अकाउंट में इसका हिस्सा बन रहे हैं, होल्डर बन रहे हैं, वो इन्वेस्ट करें या ना करें, उनको हम बहुत हाई रिटर्न दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, और लोगों को ये भी एक कंसर्न है जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कि वो लोग इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में वो उनको फ़ायदा भी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट या ना इन्वेस्टमेंट उस पर कोई कंडीशन नहीं है। तो आप समझते हैं इसका सोल्यूशन यही है कि बहुत अच्छे ल्यूक्रेटिव किस्म के प्रोजेक्ट्स हम फ़ौरन जो है इनिशिएट करें? हाउसिंग इज़ वन थिंग, लेकिन मैसिव आप समझते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होगी तभी हम आगे जा सकते हैं? जी, आई थिंक एक तो बात ये है कि क्योंकि ये इन किस्म की इंट्रोडक्टरी फेज है, तो इस फेज में थोड़ी सी अगर आप अच्छा रिटर्न दे देंगे तो ये तेज़ी से फिर ये अमल चलेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फिर अपने मार्केट बेस्ड रेट पे आ जाएगा। अभी थोड़ा सा ऊंचा है मार्केट से, ज़्यादा ऊंचा नहीं है, क्योंकि अभी जो हमने बॉन्ड्स वगैरह भी किए हैं उसके हमें बेंचमार्क रेट्स पता लग गए हैं कि क्या हैं। तो ये आगे जाके ये एडजस्ट होते जाएंगे उस रेट के मुताबिक। लेकिन असल चीज़ है कि इन ओवरसीज पाकिस्तानी के पास अब सहूलत होगी कि वो हर चीज़ में इन्वेस्ट कर सकें, और जैसे आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन के अलावा और जगहों पे भी कर सकते हैं। लेकिन पहली चीज़ जो होती है, जो ओवरसीज वर्कर्स जाते हैं वो चाहते हैं कि उनके वापस अपने मुल्क में पहले घर अच्छा बने। तो आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको हाउसिंग में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो हाउसिंग पाकिस्तान का नया हाउसिंग जो प्रोग्राम है उसके साथ भी वो डबटेल कर रहा है। उसके बाद फिर वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में आते हैं। वो आपने देखा है बहुत से हमारे बाज़ारों में ओवरसीज पाकिस्तानीज़ ने मॉडर्न किस्म के शॉपिंग एरियाज़ बनाए हैं, उसमें इन्वेस्ट किया है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री में जाता है, और फिर जैसे जो बड़े बड़े हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पे बैंकों में भी इन्वेस्ट किया, फैक्ट्रियों में भी किया है, तो दूसरे ममालिक में ओवरसीज चाइनीज़ हैं, जहाँ ओवरसीज इंडियंस हैं, वो अपने अपने मुल्क में बहुत बड़े इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। और पाकिस्तान में भी इसी तरह होने जा रहा है और होगा। और इंशाल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के हर शोबे में इन्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब आपके वक्त के लिए। और एक तरफ कर्ज़ों का बोझ है और उसकी अदायगी के हवाले से वज़ीर आज़म ने भी बात की, और हम उम्मीद करते हैं कि ये कर्ज़ों का बोझ कम से कम हो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी मईशत के ऊपर, और जल्द अज जल्द इसको उतारा जा सके। लेकिन उसके लिए बहरहाल बहुत ज़रूरी है कि मज़ीद इक़दाम जो किए जाए। उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी खुशाइन बात है कि कौमी ज़र मुबादला की जो ज़खायर हैं वो गुज़श्ता 3.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। इसकी वजूहात क्या है, उसको किस तरह से मुस्तहकम रखा जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। किसी की छींक या खांसी की सूरत में ये मुंतकिली माया ज़रात की सूरत में हो सकती है।
ये वायरस के मरीज की छुई हुई जगह या सतह को छूने और हाथ को मुंह, नाक या आंखों को लगाने से सेहतमंद लोगों में मुंतकिल हो सकता है। कोरोना वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। कोरोना में शरह अमवात क्या है? आलमी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये शरह 3 से 4% है। अक्सर सूरतों में बरवक्त तिब्बी इमदाद से इसका इलाज मुमकिन है। कोरोना वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं स्टेट बैंक के मुताबिक वो 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं और इस वक्त मरकज़ी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर जो हैं वो 16 अरब डॉलर हो गए हैं, विच इज़ हाईएस्ट इन लास्ट 3 ईयर्स, जिसकी वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान को 2.5 अरब डॉलर यूरो बॉन्ड्स की मद में मौसूल हुए हैं। मुस्तकबिल में कैपिटल मार्केट में जो बॉन्ड्स का इजरा है उसके हवाले से क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, ये कितना अच्छा जो है ये तरीक़ाकार है, और इसी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात खाकान हसन नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की इंटरनेशनल मार्केट में वापसी हुई है, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा अगर हम आप इसका पस मंज़र जो है वो हमें बताएं कि ये कितने अरसे बाद वापसी हुई है और इससे पहले जो यूरो बॉन्ड्स हैं वो उनका इजरा कब हुआ था। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। पाकिस्तान ने अभी तकरीबन 3 साल के बाद कैपिटल मार्केट्स को टैप किया है जी। लास्ट टाइम यूरो बॉन्ड्स नवंबर 2017 में हुए थे, तब भी $2.5 रेस हुए थे। अब दोबारा हमने 2.5 अरब जी। दिस इज वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। इट काइंड ऑफ शोज द कॉन्फिडेंस कि हमें इंटरनेशनल लेंडिंग जो है वो अवेलेबल हुई है। इससे हमारी जो इस वक्त सतह है स्टेट बैंक रिजर्व्स की वो $16 बिलियन को क्रॉस कर रही है। इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि दिस कवर्स द इंपोर्ट्स फॉर 3 मंथ, व्हिच इज एन इंटरनेशनल बेंचमार्क जिससे हम क्वालिफाई करते हैं कंसेशनल लेंडिंग के लिए। इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि अब हमने 30 ईयर बॉन्ड का इजरा भी किया है। जब लास्ट टाइम हम मार्केट टैप की तो 5 और 10 ईयर बॉन्ड्स किए थे, सो इस दफा हमने 30 ईयर की।
दिस 30 ईयर इज आफ्टर अ लॉन्ग गैप। हम 2006 में एक दफा 30 ईयर टैप किया और उसके बाद हमने ये 30 ईयर टैप किया है। सही। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आपको आवाज आ रही है ठीक मेरी? जी बिल्कुल सही। ये जैसे अभी 2.5 बिलियन डॉलर यूरो बॉन्ड से आपने हासिल किए, इसके साथ जो रोशन डिजिटल अकाउंट जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वो क्लोज टू 1 बिलियन या उससे ज़्यादा तजावुज़ कर जाएगा। एक क्वेश्चन लोग करते हैं, और आपसे भी यकीनन होता होगा, कि लोग कहते हैं कि जब आप इन एवेन्यूज से 3-3.5 अरब डॉलर रेस कर सकते हैं तो आप IMF के पास जाने की क्या ज़रूरत है? आप इस किस्म के जो आप हिकमत अमली या फैसलों से आप मज़ीद जो है जो पाकिस्तान के रिजर्व में इजाफा करें, या ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अपना जो पैसा या रेवेन्यू वहाँ से बाहर से वसूल करें, बजाय इसके कि आप IMF जाएं? आई वुड लाइक टू ऐड डॉक्टर साहब, क्या ये नाकाफी है, इस वजह से फिर हमें जाना पड़ता है IMF की तरफ? तो ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इन दोनों दफा जब आपने इंटरनेशनल मार्केट टैप की है तो आपने फंड प्रोग्राम जो है लास्ट टाइम कंप्लीट किया हुआ था, और इस दफा आप फंड प्रोग्राम में थे। IMF का प्रोग्राम इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द मनी वी गेट। लेट मी रिपीट दैट फॉर एम्फेसिस। ये पैसे के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है सिर्फ कि हम 6 अरब डॉलर वहां से ले रहे हैं। ये हमें एक इंटरनेशनल अरीना में स्टैंप करता है एक क्रेडिबिलिटी कि हम इंटरनेशनल IMF जैसे फंड या वर्ल्ड बैंक या ADB के जो प्रोग्राम्स हैं उनको कंप्लीट करने की सलाहियत रखते हैं, और हम वो रिफॉर्म्स अंडरटेक कर रहे हैं जिससे इंटरनेशनल क्रेडिटर्स जो हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी जो है स्टैंप करते हैं पाकिस्तान की मजमूई माशी प्रोग्राम पे। इस प्रोग्राम की कामयाबी के बाद ही आपने देखा कि जैसे ही हमने अपना 5वां रिव्यू कंप्लीट किया और हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लिया था, तो उसके बाद आपने जाके इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट टैप की। अगर आप प्रोग्राम में ना होते या प्रोग्राम से बाहर होते और कंप्लीट ना कर पा रहे होते, तो जो रेट्स भी आपको मिले हैं आपके रेट्स भी ज्यादा होते, और आपकी इस दफा की जो जब आपने टैप किया तो पाकिस्तान यूरो बॉन्ड वाज ओवर 2 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, यानी कि हमने 2.5 अरब डॉलर पिकअप किया। जो टोटल हमें आई थी इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट वो 5.3 बिलियन डॉलर्स का था। तो इससे IMF के प्रोग्राम को आप इस तरह समझिए। जहां तक ये सवाल है मशल का कि क्या पैसे इनफ हैं, देखिए, एक तो मैंने ये कहा है कि आपके फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो 16 बिलियन डॉलर के आपकी 3 माह की इंपोर्ट्स को कवर कर रहे हैं। ये इंटरनेशनली इसलिए जरूरी है कि जो IBRD और इसके अलावा भी जो सस्ती फाइनेंसिंग है उसके लिए आप तभी क्वालिफाई करते हैं जब आपके पास 3 माह के रिजर्व्स मौजूद हों। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि शायद लोगों को मालूम नहीं है, 2021 में और 2022 में हमने 1 बिलियन और 1 बिलियन यानी कि 2 बिलियन डॉलर का एक बॉन्ड वापस भी करना है। सो हमने ये पिकअप जरूर किया है, पर हमारा मैं उसी तरफ आई थी डॉक्टर साहब कि क्या ये अच्छी चीज है, क्योंकि है तो बहरहाल ये डेट ही, एक तरफ हम कर्ज उतारने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये मजीद बोझ जो है वो हम अपने ऊपर लाद रहे हैं। सो जरा इसको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए। मार्शल, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, आपके पास 3-4 और ऐसे तरीके हैं जो कि डेट क्रिएटिंग नहीं होते, बट दे ऑल रिक्वायर एन अमाउंट ऑफ टाइम for us to be able to tap them. Let's first talk about them quickly and then you will get a clearer picture. Number 1 exports, number 2 FDI, number 3 remittances. अगर ये 3 तरीके आप इन पे अमल करें तो आपको बहुत अच्छा वो पैसा मिलेगा जो आपके डेट में इंक्रीज नहीं करेगा। और चौथी जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो है डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम, या जिसको आप आम जबान में प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं। सो अब आपको एक अरसा मिल गया है जहां पे आप एक कंफर्टेबल फॉरेक्स रिजर्व्स की पोजीशन में हैं। ये पैसे फिर भी डेट है, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, और ये आपने वापस करने हैं और हमारी आने वाली जनरेशन में वापस करने हैं। सो हमारा सारा एम्फेसिस जो टाइम बाय किया है आपने वो रिफॉर्म्स करने में होना चाहिए जो इकोनॉमी को स्मार्टर रेगुलेशंस की तरफ लेके जाए, प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाए, ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें। हमारी रेमिटेंसेस कोविड की वजह से बेहतर हैं, पर इसमें फैटेफ
पे काम होने की वजह और जो PRI जो हमारा रेमिटेंस इनिशिएटिव है उसका भी हाथ है। डॉक्टर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन। अगर हम डॉक्टर साहब, एनवायरनमेंट मुल्क में क्रिएट कर सकें कि डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड हो, ताकि वो पैसा इक्विटी यानी कि वो हमारे साथ शराकत दारी करें उस बिजनेस में जिस बिजनेस को लेकर पाकिस्तान में नौकरियां क्रिएट हो, ना कि हम और डेट की तरफ जाएं। एक आखिरी सवाल वो ये कि आगे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आपकी इंपोर्ट्स पे प्रेशर पड़ेगा, आपने यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगानी है उसकी वजह से आपको यकीनन ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सो पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि आप जो भी इंपोर्ट करें उसका मकसद ये हो कि आपने अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा करना है, मशीनरी अगर इंपोर्ट करनी है या रॉ मटेरियल करना है, और क्या इस हिकमत अमली को आप FBR के जो टैक्स टारगेट है वो बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जब इंपोर्ट ज़्यादा होंगी तो यकीनन उस पर ड्यूटी भी होगी और ऑटोमेटिकली जो है आपके जो टैक्स कलेक्शन टारगेट है वो बासानी आप मीट कर सकते हैं। सो ये आपकी बहुत अच्छी जी। सो देखें, कस्टम्स पे जो टैक्स है उससे हमारा बहुत सा रेवेन्यू मीट होता है, बट जो आपकी इंपोर्ट्स हैं इसको आपने इस तरह लेके चलना है कि आपने रॉ मटेरियल जो आपकी इंडस्ट्री का है उस पे अपनी कस्टम्स ड्यूटी, आपने उस पे अपनी जो एक ACD एक एक्स्ट्रा कस्टम्स ड्यूटी लगी हुई है इसको आपने कम करना है, ताकि आपका ये रॉ मटेरियल जब एक्सपोर्ट्स में यूज हो तो आपकी एक्सपोर्ट सस्ती बने, ताकि आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जी। पर इसके अलावा जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि इकोनॉमी को हमें स्टेबलाइजेशन फेज से थोड़ा सा मूव करना है टुवर्ड्स अ ग्रोथ फेज, बिकॉज एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ, इंक्रीमेंटल GDP जो कि आपका एग्रीकल्चर से आएगा, एग्रो बेस्ड ग्रोथ, एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। फूड में हमें चाहे वो हम अपने चाइना को सप्लाई कर रहे हो या अपनी नेबरिंग कंट्रीज को सप्लाई कर रहे हो, या चाहे हम हाल मीट सप्लाई कर रहे हो, आई थिंक द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज इन दिस। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये याद रखें आप कि बहुत सी जो CPEC 2 आप जब मूव करेंगे तो बहुत सी इंडस्ट्री चाइना से मूव करेगी, आपको उस इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करना है अपने मुल्क में, ताकि आप उनको भी एज एन एक्सपोर्ट बेस यूज कर सकें, जो आपने अब रास्ते बनाए हैं इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बन के। बिल्कुल ठीक है। आफ्टर द डेट व्हिच गिव्स यू स्पेस एंड टाइम टू मूव फॉरवर्ड, वी मस्ट मूव फॉरवर्ड ऑन दीज प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग रिफॉर्म्स ऑफ द इकोनॉमी। वक्त बहुत कम है डॉक्टर साहब, हमें वाइंड अप करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका जी, बड़ी ज़बरदस्त सजेशंस हैं और मेरे ख्याल में हुकूमत को मज़ीद इक़दाम जो हैं इसके हवाले से उठाने होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मिशेल बुखारी और शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।